नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पहले तो आपका अखबार के दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। कल दीपावली है तो कल आप त्यौहार धूमधाम से मनाएं। कल हम भी छुट्टी रखेंगे। कल यानी गुरुवार को और शुक्रवार की सुबह ये दो वीडियो नहीं बनेंगे। तो अगली मुलाकात शुक्रवार की रात 9 बजे की सभा में होगी। तो आज का जो मुद्दा है उसमें दो चीज़ें बात मैं करूंगा उपचुनाव के नतीजों की। पहला सबक उसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों के मतदाताओं ने कहा है कि हमको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। तो एक बहुत जोर का झटका जो है धीरे से नहीं जोर से ही दिया है। और दूसरा मुद्दा है किसान नेताओं की राजनीतिक हैसियत बता दी है मतदाताओं ने। इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। पहले बाकी राज्य, किसानों वाली बात आखिर में करूंगा, बाकी राज्यों की बात पहले कर लें। 3 राज्य, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, तीनों में बीजेपी को शिकस्त मिली है, बीजेपी को झटका मिला है, लेकिन तीनों के संदेश अलग अलग हैं। पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चारों उपचुनाव विधानसभा के जीत सकती है, इसमें किसी को कम ही शंका थी। उम्मीद थी कि जीतेगी, लेकिन ये भी साथ में उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटें खाली हुई हैं, उनके सांसद जिन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया है, उन सीटों पर अच्छा लड़ेगी, मुकाबला अच्छा करेगी। कांटे का मुकाबला होगा, बड़ा क्लोज कंटेस्ट होगा, भले ही भाजपा हार जाए। लेकिन हुआ उल्टा। चारों सीटों पर भाजपा की बुरी तरह हार हुई है। उसको जो विधानसभा चुनाव के समय वोट मिले थे उससे बहुत कम वोट मिले। अब वो संख्या में नहीं जाना चाहता, मैं प्रतिशत में भी नहीं जाना चाहता। बात कुल ये है कि मतदाता जो पश्चिम बंगाल का है उसने जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को 2 मई के बाद की घटनाओं का। 2 मई को रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा का तांडव किया, नंगा नाच किया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता दूरी बनाए रखे, दूर से तमाशा देखते रहे, साथ खड़े नहीं हुए अपने कार्यकर्ता के। जब उसके घर में आग लगाई जा रही थी, उसकी हत्या हो रही थी, उसके परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, जब उसको पलायन करके बगल के राज्य असम में जाना पड़ा, उन सब मौक़ों पर भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार था, जो रवैया था, उसका जवाब पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने दिया है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सबक है कि जो साथ हैं वो खिलाफ भी हो सकते हैं, जो साथ हैं वो हमेशा साथ रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर संकट में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। ये बड़ा स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल के ये 4 उपचुनाव के नतीजे बताते हैं। तो घाटा और नुकसान और ये चेतावनी कह लें या ये सबक सिखाना कह लें मतदाता का, बीजेपी को तो है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतने भारी बहुमत से 4 विधानसभा उपचुनाव जीतने का तृणमूल कांग्रेस के एक और संदेश है। चिंता की बात कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। तृणमूल कांग्रेस जितना मजबूत होगी, कांग्रेस की चिंता उतनी ही बढ़ेगी। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की लगातार कोशिश है कि वो कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरें। राष्ट्रीय स्तर पर अभी नहीं उभर सकती, लेकिन अलग अलग राज्यों में, छोटे राज्यों से शुरू करके जो उनकी योजना दिखाई दे रही है, वो धीरे धीरे कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहती हैं उन राज्यों में। गोवा है, त्रिपुरा है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएंगी। तो यहाँ से शुरुआत उनकी होने वाली है और उसका जो है आपको स्वरूप दिखाई भी देने लगा है। कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन प्रयास करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस कर रही है। दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश। 3 विधानसभा के उपचुनाव थे, एक मंडी में लोकसभा का उपचुनाव था। मंडी का लोकसभा उपचुनाव पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के थे राजा वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी लड़ी, सहानुभूति थी उनको, ये बात ठीक है। लेकिन 3 विधानसभा चुनाव
और मंडी का लोकसभा चुनाव, दोनों जिस तरह से बीजेपी हारी है, उसका एक ही संकेत है, एक ही संदेश है कि राज्य में जयराम ठाकुर की सरकार घनघोर रूप से अलोकप्रिय हो चुकी है। और आज अगर इन नतीजों के आधार पर आकलन करें कि आज अगर विधानसभा चुनाव हो तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। तो ये चेतावनी है, 1 साल का समय है लगभग चुनाव में विधानसभा के। अगर पार्टी चेती नहीं, उसने अपना रवैया बदला नहीं, मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने अगर लोगों की सुनवाई करना नहीं शुरू किया, उनकी परेशानियों की चिंता नहीं की, तो विधानसभा चुनाव जब 2017 दिसंबर में होगा तब उसका भी नतीजा इससे मिलता जुलता ही होगा। तीसरा राज्य राजस्थान। राजस्थान के नतीजे, 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव था, दोनों कांग्रेस जीत गई। उसमें एक संदेश तो ये है कि अशोक गहलोत को कमज़ोर करने की जितनी भी कोशिश हुई हो उनके विरोधियों द्वारा, ख़ासतौर से सचिन पायलट के कैंप की ओर से, उसका असर नहीं हुआ। दूसरा, भाजपा की ये जो लड़ाई है वसुंधरा राजे सिंधिया बनाम पूनिया की, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसने ये दिन दिखाया है। तीसरी बात कि राजस्थान में जो 2018 में स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके उलट आप मध्य प्रदेश की स्थिति देखिएगा। राजस्थान में जहां 2018 में खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, लगभग वहीं पर खड़ी है, बल्कि जिस तरह के आपसी झगड़े हैं, कहना चाहिए कि उससे बुरी स्थिति में है। वहाँ विधानसभा चुनाव 2023 में है तो थोड़ा समय ज़्यादा है, लेकिन अगर राजस्थान का घर भारतीय जनता पार्टी ने अपना समय रहते जल्दी ठीक नहीं किया तो 2018 में जो नतीजा आया था उससे मिलता जुलता ही नतीजा 2023 में भी आ सकता है। अब बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां शिवराज सिंह चौहान ने ये दिखाया है कि शुरू में अभी जब लौट कर आए थे वो सिंधिया के विद्रोह के बाद, तो लग रहा था कि वो जैसे अपना पुराना उनकी जो चमक थी वो खो बैठे हैं, लेकिन इन उपचुनावों ने बताया है कि ऐसा नहीं है। वो फिर से पूरे फॉर्म में है और कंट्रोल में है। बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हार रही है, उसका संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए है कि मध्य प्रदेश जो उनका गढ़ हुआ करता था, संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत राज्यों में था, वहाँ कांग्रेस में बड़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है और ये सिलसिला रुकने वाला है ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस के लिए, भाजपा के लिए हिमाचल प्रदेश बड़े खतरे की घंटी है, तो कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश बड़े खतरे की घंटी है। और याद रखिए, मध्य प्रदेश से लोकसभा की 27 सीटें आती हैं और हिमाचल प्रदेश से 4 सीटें आती हैं। तो दोनों पार्टियों के लिए खतरा है अलग अलग तरह से। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया कि जो उन्होंने खोया था 2018 में, उससे ज़्यादा हासिल कर लिया है। और मध्य प्रदेश में आज की परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 2023 को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए। जो 2018 में कांटे का मुकाबला था इतनी नज़दीकी का, वो 2023 में नहीं होने वाला है, ये अभी से नज़र आ रहा है। अब आते हैं बिहार पर। बिहार का जो 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव था, दोनों सीटें जेडीयू के विधायकों के निधन के कारण खाली हुई थीं। वो मुझे लगता है इन सारे चुनावों में जो है, उपचुनावों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था राजनीतिक दृष्टि से। जहाँ ये सीटें अगर जेडीयू बीजेपी हार जाती तो सरकार पर संकट का खतरा हो सकता था। सरकार गिर जाती ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार थोड़ी और ज़्यादा अस्थिर हो जाती। तो एक तो संदेश ये है कि मिलकर लड़ेंगे तो मजबूत हैं। अगर इसी तरह का मेल जोल, इसी तरह का मिलकर काम करने का दृश्य रहा होता 2020 में, तो संख्या सीटों की एनडीए की और ज़्यादा होती, लेकिन अब वो बात बीत चुकी है। लेकिन अभी जो हुआ इस चुनाव का नतीजा एक कि लालू प्रसाद यादव जेल से निकल कर आए हैं और उनको लगा था कि वो आए और चुनाव प्रचार करेंगे, उनका पुराना जादू चलेगा। मतदाता ने कहा कि वो समय बीत गया। लालू प्रसाद यादव का जादू नहीं चला। बड़ी कोशिश की, तेजस्वी ने बड़ी मेहनत की,
लेकिन नतीजा नहीं निकला। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन अब वो सचमुच टूट गया है या दिखावे के लिए टूटा था या ज़रूरत पड़ने पर फिर साथ हो जाएंगे, ये पता नहीं, लेकिन इस चुनाव में टूट गया था। और कांग्रेस पार्टी को अपनी हैसियत पता चल गई कि अगर वो आरजेडी के साथ हैं तो कुछ सीटें मिल सकती हैं उनको, अगर वो अकेले लड़ेंगे, आरजेडी से बाहर से अलग होकर लड़ेंगे, तो बिहार में उनकी वही स्थिति होने वाली है जो उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, या आंध्र प्रदेश में है, या दूसरे कई राज्यों में है। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा संदेश है कि कांग्रेस की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस बीच में असम सहित नॉर्थ ईस्ट में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 10 में से 10 सीटें जीते। यानी नॉर्थ ईस्ट का किला बीजेपी का अभेद्य किला बन गया है। तो जो स्थिति 2014 से पहले थी, जहां बीजेपी मुश्किल से मौजूद थी, वहां अब बीजेपी का जो है एक छत्र राज्य है, कह सकते हैं, बीजेपी और उसके सहायक दलों का। 10 में से 10 सीटें जीतना, असम में 5 सीटों पर उपचुनाव था, 5 की 5 जीतना अपने एलआई के साथ। बात इतनी ही नहीं है, बात यह है कि कांग्रेस से सीटें छीनी हैं, AIUDF से भी सीट छीनी है एक। तो ये एक असम में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत होने का संकेत है। 2016 में जीते थे, 2021 जीते, अब ये बाई इलेक्शन बता रहा है कि स्थिति दिन पर दिन और बेहतर होती जा रही है। भाजपा असम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहले से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। अब थोड़ी बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आपको पता है कि 2019 के चुनाव के बाद क्या हुआ, कैसे शिवसेना ने धोखा दिया और जाकर एनसीपी और कांग्रेस से मिल गए, सरकार बनाई। तीनों पार्टियों का गठबंधन है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नाम से। 2 सीटों पर उपचुनाव था, 2 में 1 पर कांग्रेस की जीत हुई है, 1 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। अब ये सुनने में लगता है कि इसमें तो कोई बड़ी बात हुई नहीं है, दोनों पार्टियां एक एक सीट जीत गई हैं, मतलब एक अलायंस के खाते में सीट गई, एक बीजेपी के खाते में। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। बात यह है कि जो पंढरपुर मंगल वेधा की विधानसभा सीट बीजेपी जीती है, ये एनसीपी की सीट थी, एनसीपी का गढ़ है। और ये मत भूलिए कि तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी। ये माना जा रहा था कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी की हालत बहुत ख़राब हो सकती है। तो ये उसका एक संकेत है कि तीनों पार्टियों के मिलने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये सीट एनसीपी से छीनने में कामयाब रही है। अगर बीजेपी की सीट रही होती और फिर से रिटेन कर लेती तो शायद उसका उतना महत्व न होता। लेकिन एनसीपी से ऐसे माहौल में छीनना, जब उनकी सरकार है, 3 पार्टियों का एक साथ समर्थन है, 3 पार्टियों के वोट मिल रहे हैं, तो ये जो लोग बैठकर जोड़ते हैं ना गणित कि 20% उसका, 12% उसका, 18% उसका और मिलकर इतने % हो गया, राजनीति वैसे नहीं चलती है, अर्थमेटिक से नहीं चलती है। मैं बार बार कहता हूँ, राजनीति में, खासतौर से चुनावी राजनीति में, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केमिस्ट्री की होती है कि नेता तो मिल गए, नीचे कार्यकर्ता मिले क्या, समर्थक मिले क्या। अगर वो साथ नहीं आते हैं तो आप ऊपर गणित जोड़ते रहिए, इलेक्शन कमीशन की साइड से उठाकर आंकड़े बताते रहिए कि इतने % पे इतनी सीट मिली थी और ये मिल जाएंगे तो इतने % हो जाएंगे, इतनी सीट हो जाएगी। वो सब एकेडमिक बहस का विषय है, ज़मीन पर उस तरह से काम नहीं होता है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जहाँ बीजेपी का कुछ नहीं, जहाँ वाईएसआर कांग्रेस का एक छत्र राज्य है, कभी कांग्रेस का हुआ करता था। कांग्रेस आज कहाँ है पता नहीं। वहाँ चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद इस बाई इलेक्शन में वाईएसआर कांग्रेस तो सीट जीत गई है, ये सही है, लेकिन नंबर 2 पर बीजेपी रही है, टीडीपी नहीं, कांग्रेस नहीं, बीजेपी रही है। तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी के लिए ये संभावना का एक छोटा सा अंकुर है।
अब निर्भर करेगा कि पार्टी संगठन किस तरह से खड़ा करती है, आगे किस तरह से बढ़ती है, किस तरह के लोगों को आगे बढ़ाती है, इन बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करेगा। इससे ये मतलब नहीं है कि बीजेपी जो है बहुत बड़ी ताकत आंध्र प्रदेश में बन गई, लेकिन उसके संकेत हैं। लोग बीजेपी को मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। बीजेपी की वो छवि जो कि हिंदी पट्टी की पार्टी है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, धूमिल हो रही है, उसका एक संकेत है। दूसरा, आंध्र और तेलंगाना तो 2014 से पहले तक एक ही राज्य थे। तेलंगाना में भी एक सीट पर बाई इलेक्शन हुआ, हुजूराबाद। ये बाई इलेक्शन के चंद्रशेखर राव केसीआर के नाम से बुलाते हैं, उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। उनके नंबर 2 उनके वित्त मंत्री रहे हुए इटाला राजेंद्र, मतभेद हुए, उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और इटाला राजेंद्र चुनाव जीत गए। मैंने तेलंगाना पर एक वीडियो किया था, उसमें इस मुद्दे का जिक्र किया था, इस चुनाव का जिक्र किया था। कहा था कि अगर इटाला राजेंद्र चुनाव जीत जाते हैं तो तेलंगाना की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तेलंगाना एक ऐसा दक्षिण का ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक के बाद दूसरा दक्षिण का द्वार बन सकता है, इसकी संभावना है। यहाँ से बीजेपी के पास 4 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा अभी जो हैदराबाद में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी की जो परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इन सब को देखते हुए उसके पहले भी एक बाई इलेक्शन जीत चुकी है बीजेपी। तो कुल मिलाकर तेलंगाना में बीजेपी के लिए संभावना के नए द्वार खुल रहे हैं। अब असली बात पर आते हैं। मैंने शुरू में कहा कि 2 मुद्दे बताए थे। दूसरा मुद्दा मैंने कहा था किसान नेताओं को उनकी राजनीतिक हैसियत पता चल गई। हरियाणा में भी एक बाई इलेक्शन था, एलानाबाद का। ये अभय चौटाला के इस्तीफे से खाली हुआ था। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं, एकमात्र सीट पार्टी जीती थी और उन्होंने किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। और आपको पता है कि ये तथाकथित किसान आंदोलन का असर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक सीमित है, उसके बाहर नहीं गया। सबसे ज़्यादा हमला अगर इस आंदोलन को लेकर इसके आंदोलनकारियों ने बीजेपी पर किया है तो हरियाणा में किया। जगह जगह लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बीजेपी के विधायकों सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाने देना, मुख्यमंत्री को सभा नहीं करने देना, मुख्यमंत्री को बैठक नहीं करने देना, ये सब कुछ किया। और इस इलेक्शन में आंदोलन के जो आंदोलनकारी नेता हैं उनमें से ज़्यादातर ने चुनाव प्रचार किया। कहने को ऊपर से चुनाव प्रचार में था कि बीजेपी को हराओ, किसी पार्टी के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी कांग्रेस के समर्थन में थे उम्मीदवार के, इस एक बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और राकेश टिकैत तो खुलकर बोल रहे थे, एक तरह से इनेलो के समर्थन में, अभय चौटाला के समर्थन में। और उनका कहना क्या था, जगह जगह वो जाकर कहते थे कि झोला सवाया करके लौटाना, मतलब जितनी बड़ी हार पिछली बार थी उससे ज़्यादा बड़ी हार होनी चाहिए। और जब नतीजा आया तो बीजेपी जीत तो नहीं पाई सीट, लेकिन उसके वोट बढ़े, इनेलो के वोट कम हुए। सिर्फ 6000 के मार्जिन से इनेलो ये सीट जीत पाई उस राज्य में जहां किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर था। सबसे ज़्यादा इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब में बीजेपी का कुछ है नहीं, तो उसका असर नापने के लिए पंजाब में बीजेपी के साथ क्या हुआ उससे आप नहीं आंक सकते। उसका लिटमस टेस्ट अगर कोई हो सकता था कोई राज्य, तो वो हरियाणा था। और हरियाणा में इस सीट पर जिस तरह से बीजेपी लड़ी है, उससे एक संदेश साफ है कि किसान आंदोलन का कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ है। जो कुछ ये माहौल बनाया गया है, ये आप देखिए 2014 में बीजेपी की सरकार किस वोट से बनी थी, गैर जाट वोट पर बनी थी। 2019 में सरकार लौट कर आई तो गैर जाट वोट पर लौट कर आई। 2014 से 2019 के बीच में जाट आंदोलन हुआ, हिंसक आंदोलन हुआ।
उसके बावजूद सिर्फ 6 सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी को विधानसभा चुनाव में। और अब इतने लंबे समय के लगभग 1 साल के आंदोलन के बावजूद बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये सीट वैसे भी बीजेपी नहीं जीतती, लेकिन ये जो जीत का मार्जिन घटाया है उसने इस माहौल में, वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक जीत है बीजेपी की। और इसलिए भी कह रहा हूँ, देखिए हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल कौन है? इतनी बातचीत में इतनी बात की मैंने, कहीं से जिक्र नहीं आया। कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ? जिसका समर्थन गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर रहे थे, जिसके उम्मीदवार का, उसकी जमानत जब्त हो गई। और इस नतीजे के बाद सुरजेवाला रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि मोदी जी गद्दी छोड़ दो। तो आप देखिए कांग्रेस किस मुगालते में है, कहाँ पर है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हिमाचल प्रदेश से आई है निश्चित रूप से, और कुछ मायने में कहें तो राजस्थान से आई है। तो इसलिए हरियाणा का ये बाई इलेक्शन का नतीजा बताता है कि राजनीतिक रूप से इस आंदोलन का, कथित किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है। और जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी पंजाब के अलावा कहीं कोई असर नहीं होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।